बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स के जो मॉडल पेपर है उसके एमसीक्यूज करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, पहले एमसीक्यू में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। तो पहले ओम लॉ को देख लेते हैं कि क्या हम जानते हैं कि ओम लॉ बेसिकली है क्या। नंबर वन न्यूमेरिकल, सॉरी एमसीक्यू। तो देखो हमने ओम्स लॉ ऐसे पढ़ा है कि V किसके बराबर होता है, I R के इक्वल होता है। क्या ख्याल है, ऐसा है? और हमने ओम लॉ में कहा था कि रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। कि जब वोल्टेजेस और करंट के दरमियान रिलेशन देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस चेंज, फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, जो हमने कहा था। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं V अपॉन I करता हूं तो ये क्या आएगा, R, और R क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो अगर मैं इसको V अपॉन I करता हूं तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जगह मैं कंडक्टेंस भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का इन्वर्स है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास, दिस इज बिकम I अपॉन V, और ये किसके बराबर आ जाएगा, K के। और ये K जो है ये कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस भी क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। एग्रीड, मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज ओम लॉ, दिस इज ओम्स लॉ एंड दिस इज ओम्स लॉ। अब हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारा और कौन सा ऑप्शन नहीं है। मिसाल के तौर पे कह रहा है करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट, सही है ये, यानी ये ओम्स लॉ है। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, तो R यानी कांस्टेंट, तो ये भी ऑप्शन है, यानी ये भी ओम्स लॉ है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज इक्वल टू करंट I मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R, ये भी है। तो जो चौथा ऑप्शन है कि करंट, अब अगर यहां से मैं करंट निकालूंगा, मुझे तुम लोग खुद बताओ, अगर यहां से मैं I की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, V अपॉन, तो कुछ डिवाइड में आ रहा है ना, जबकि चौथे ऑप्शन में उसने क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा जवाब है कि ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्लियर है? नंबर 2 में कह रहा है कि हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं और उन 3 रेजिस्टर्स की वैल्यू है 2 ओम्स है मेरे पास, और मेरे पास 3 ओम है, और मेरे पास कितना है, 4 ओम। वो कह रहा है कि आर कनेक्टेड, कुछ किस तरीके से लगाया ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है REQ, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 9 ओम आ रही है। तो वो कह रहे हैं इन तीनों को कैसे लगाया है। तो सबसे पहले तो यार सिंपल सी बात है, आप एक सीरीज और पैरेलल तो चेक करो ना। तो सीरीज में क्या होता है, हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, सिंपल तीनों को हम क्या कर लेते हैं प्लस, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अपॉन करके इन्वर्स करके ऐड करते हैं, यही बात है ना, ठीक है, एग्री करते हो इससे? तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं 2 और 3 को करूं कितना, 5 में 4 करें तो कितना हो जाएगा, 9। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 आ रही है, कैसे आई, तीनों को सिंपल प्लस करने से आई। इसका मतलब तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। तो इन एमसीक्यू के अंदर वो आपको मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, आपने बस क्विकली चेक करना है, क्योंकि ठीक है जितना टाइम होता है उस लिहाज से। तो क्या है, ऑल इन सीरीज, मेरा ख्याल है पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये? नंबर 3 कह रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द एम मीटर। अब एम मीटर की जरा थ्योरी देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमने कहा था कि अगर हम एक गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में बहुत ही छोटी वैल्यू का रेजिस्टर लगाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, शंट कहते हैं, तो अब जो चीज हमारे पास बन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एम मीटर कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो शंट है ये बहुत छोटा रेजिस्टर है, बहुत कम वैल्यू है, और जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है वो क्या है, RG। तो हमने ये थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि ये जो RS है शंट, ये तो कम होना चाहिए, किससे, RG से भी कम होना चाहिए, ताकि ज्यादातर करंट यहां से फ्लो करके चला जाए। तो अब मुझे बताओ कि वो जो ऑप्शन कह रहा है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एम मीटर, एम मीटर की हमने रेंज क्या करनी है, बढ़ानी है, तो हमें क्या करना चाहिए, शंट शुड बी, और क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। सो जो ऑप्शन जो है ना वो डिक्रीज वाला हमारा ऑप्शन है, नंबर 3 का। क्लियर है? अच्छा, अब यहीं से नंबर 4 पे चले जाते हैं। नंबर 4 में वो हमसे कह रहा है द मास ऑफ द फिजनेबल मटेरियल। फिजनेबल मटेरियल का मतलब है कि ये चैप्टर 19 में फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शंस की बात हो रही है हमारे पास। तो जो फिजन रिएक्शन है, उस फिजन रिएक्शन के हिसाब से कह रहा है कि जो वो मटेरियल, जैसे यूरेनियम ले लो, तो यूरेनियम को के एटम्स को हम चाहते हैं वो क्या हो जाए, टूट जाए, फिजन रिएक्शन हो जाए। तो एटम बम का फार्मूला पूछ रहा है एक्चुअली छुपे लफ्जों में। तो उस यूरेनियम को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, ये थ्योरी की बात है। जो हम यूरेनियम है ना, उसके मैस को कुछ ऐसा करते हैं कि वो मैस बन जाता है क्रिटिकल मैस। क्या बन जाए, तो यूरेनियम का जो मैस है, न्यूक्लियस का मैस, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, क्रिटिकल मैस में, उसके बाद वो टूट जाता है।
तो वो कह रहा है कि मास ऑफ द फिजनेबल मटेरियल नीडेड फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। जब चेन रिएक्शन शुरू हो जाए तो वो सस्टेन होता है, यानी चलता चला जाता है। एक यूरेनियम टूटता है, उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो 3 यूरेनियम को तोड़ देते हैं, फिर हर एक में से भी 3 निकल रहे होते हैं, समझ आ रही है, उसको चेन रिएक्शन कह रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या होगा, क्रिटिकल मास। तो यहां पे जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, क्रिटिकल मास। ठीक है, यहीं से नंबर 5 के ऊपर जंप कर जाता हूं, इसका मैं यहां पे जवाब लिख देता हूं, दिस इज क्रिटिकल मास। ओके, यानी कहने का मतलब ये कि ये हमारे पास हमारा जो वो है ना फिजन रिएक्शन, ये उसकी एक थ्योरी की बात है जो कि हमें रटी होनी चाहिए, बस ये यहां पर ये है। नंबर 5 के अंदर वो हमसे कह रहा है द वर्किंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है जितने भी हैं, मतलब चैप्टर नंबर 15 में चले जाओ, जितने भी हमने पढ़े, डिपेंड्स अपॉन कौन से इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं, करंट के कौन से इफेक्ट पे, मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं करंट के, केमिकल इफेक्ट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे या इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। तो वैसे तो इसके बारे में ज़्यादातर हम लोग टीचर लोग कहते हैं कि ये मैग्नेटिक है, बट मेरे ख्याल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन हमारे चैप्टर के लिहाज से जिस किस्म की थ्योरी है तो मैग्नेटिक, क्योंकि क्या होता है जब करंट गुजरता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है। गैल्वानोमीटर में एक मैग्नेट हमने लगाया हुआ है और गैल्वानोमीटर में से हमने क्या गुजारा, करंट, उस करंट ने क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड दोनों या तो अट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे, रिपेल। उसके नतीजे में वो कॉइल क्या कर जाती है, घूम जाती है। तो एक्चुअली हमें कहना चाहिए मैग्नेटिक इफेक्ट, लेकिन वहां पे एक और इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह रहा था, बट हमारे लिहाज से जो मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो क्या है, मैग्नेटिक। नंबर 6 में कह रहा है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। अब मुझे तुम लोग खुद बताओ यार, देखो अगर मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है और इस बल्ब को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जिस वजह से ये बल्ब ऑन है और इसमें से कितना करंट गुजर रहा है वो मैं मालूम करना चाहता हूं। तो आपको पता है कि करंट मालूम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एमीटर, और वो किस में लगाते हैं, सीरीज में, ताकि जो करंट है वो इसमें से होता हुआ फिर बल्ब में से गुजरे तो बल्ब में से गुजरने वाला करंट मालूम हो जाता है। अच्छा, एमीटर यहां पे लगा लो या एमीटर यहां इसके बाद लगा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। तो क्या मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैंने मेजर करने के लिए डिवाइस लगाई है, ये डिवाइस कुछ करंट को अपने अंदर कंज्यूम कर ले, क्या मैं चाहता हूं? नो, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ करंट को मेजर करे और बाकी सारा का सारा करंट मेरी डिवाइस को मिलता रहे ना, जो मैंने बल्ब लगाया है। तो जो एम मीटर होता है उसको, उसमें से जब करंट गुजर रहा है तो हमारी ख्वाहिश है कि एम मीटर उस करंट को कम से कम आइडियली 0 करंट यूज करना चाहिए उसको। तो हमारे पास उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं यहां पर कि कह रहा है एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए, करंट की मेजरमेंट करने के लिए जो किसी सर्किट से गुजर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द एम मीटर, एम मीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, स्लाइटली लार्ज होनी चाहिए या वेरी स्मॉल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी स्मॉल ना। रेजिस्टेंस जितनी इसकी क्या होगी, कम होगी, उतना ये करंट को कुछ नहीं करेगा, ये कम से कम यूज करेगा। अगर इसकी अपनी रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो जनाब अली मतलब मकसद ही फोत हो गया, तो अगली डिवाइस को तो करंट मिला ही नहीं। समझ आई मेरी बात, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसका ऑप्शन क्या है, वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा, कंपेयर टू द रेजिस्टेंस क्यों लिखा है उसने, कंपेयर टू द रेजिस्टेंस, कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ये लिखा है कि ये जो बल्ब लगा है ना, तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 13 में हमने आपसे कहा था कि हर करंट के रास्ते में आने वाली हर चीज को करंट क्या समझता है, रेजिस्टर समझता है। करंट को नहीं मालूम पंखा लगा है, करंट को नहीं मालूम फ्रिज लगी है, करंट को नहीं मालूम मोबाइल चार्ज हो रहा है भाईजान, करंट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को क्या समझता है, रेजिस्टर। इसलिए उसने लिखा है कि वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेजिस्टेंस, मैं इसको बल्ब कह रहा हूं। ओके, नंबर 7, नंबर 7 के अंदर, ये नंबर 6 था मेरे पास, ठीक है। नंबर 7 के अंदर साहब हमसे फरमाते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन ए सिग्नल मींस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या मतलब होता है। यहां पे जो जवाबात है ना वो जवाबात सही नहीं लिखे हुए। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर आप चैप्टर 16 में जाएं, वहां हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऐसे पढ़ा था कि ये जो वेव का एम्पलीट्यूड है ये क्या होना शुरू होता है, ज्यादा, और उसके बाद क्या होना शुरू होता है, कम। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा भी हो रहा है और एम्पलीट्यूड कम भी हो रहा है, और ये एम्पलीट्यूड का मतलब है वर्टिकल लेंथ या वर्टिकल विड्थ कहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं, क्या हो रहा है, वर्टिकल। तो वर्टिकल विड्थ इंक्रीज भी कर रही है और डिक्रीज भी कर रही है। तो यहां पर ऑप्शन है डिक्रीज इन द टाइम पीरियड, नहीं, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि टाइम पीरियड पे फर्क पड़ा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, नो।
दूसरा कह रहा है द इंक्रीज इन वर्टिकल विड्थ ऑफ द सिग्नल, इंक्रीज तो कर रही है लेकिन डिक्रीज भी तो कर रही है, तो यहां पर ऑप्शन होना चाहिए था द इंक्रीज एंड डिक्रीज, या उसको लिखना चाहिए था क्या, द वेरिंग वर्टिकल विड्थ ऑफ द सिग्नल, वेरिंग यानी तब्दील होती हुई वर्टिकल विड्थ। और तीसरा ऑप्शन है द इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल विड्थ, हॉरिजॉन्टल विड्थ नो 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 कोई नहीं, ऑल ऑफ देम नहीं, तो ये ऑप्शन 2 जो है ना द इंक्रीज इन वर्टिकल विड्थ ऑफ द सिग्नल, ये हमारा ऑप्शन है। लेकिन मैंने आपसे कहा इसमें साथ में क्या इंक्लूड होना चाहिए था, इंक्रीज डिक्रीज, या इंक्रीज डिक्रीज की जगह वेरिंग का वर्ड आना चाहिए था। ओके, नंबर 8, तो नंबर 8 के अंदर उसके वो कहते हैं कि ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर अगर हम याद करें किसी भी ट्रांजिस्टर को, चाहे वो एनपीएन हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, 1 2 और 3, कितनी लीड्स हैं हमारे पास, 3 लीड्स हैं, यानी एक एमिटर होता है, एक दरमियान वाला बेस होता है और फिर एक कलेक्टर होता है। तो मुझे बताइए, कह रहा है ट्रांजिस्टर डिवाइस विच हैज डैश टर्मिनल, कितने टर्मिनल हैं, यानी कितनी से तारे निकल रही हैं, ऐसे कह लो, लीड्स कितनी हैं, 3, तो द ऑप्शन इज 3। क्लियर है, मैं मुतमईन रहूं, समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर हमारे पास नंबर 9 है, नंबर 9 के अंदर वो हमसे कह रहा है गैगर काउंटर इज ए डिवाइस, चैप्टर नंबर 20 में, तो चैप्टर नंबर 20 में हम किसको मेजर कर रहे हैं, रेडिएशंस को देख रहे हैं। तो गैगर काउंटर ना मैस मेजर कर रहा है, ना मोमेंटम, ना चार्ज, बल्कि किसको मेजर कर रहा है, रेडिएशन। तो इसका जवाब है हमारे पास रेडिएशंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 10 हमारे पास, नंबर 10 में कह रहा है विल्सन क्लाउड चैम्बर यूजेस, क्या यूज करता है, सुपर हीटेड या वेपर्स यूज करता है, या सुपर सैचुरेटेड वेपर्स या सैचुरेटेड वेपर्स। द आंसर इज सुपर सैचुरेटेड, प्लीज बी केयरफुल, हमारी किताब में लिखा हुआ है सुपर सैचुरेटेड वेपर्स ऑफ अल्कोहल एंड वाटर के जो वेपर्स हैं वो क्या होते हैं, सुपर सैचुरेटेड होते हैं। सो इसमें जो हमारा आंसर है वो है सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। नंबर 11 के अंदर वो हमसे कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन v एंड 1/p। तो कांस्टेंट टेम्परेचर ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर कहते हैं आपके फौरन आपका दिमाग चला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में आप कहते हैं आइसोथर्मल। तो ये एक्चुअली हमसे कह रहा है बॉयल्स लॉ, ये क्या कह रहा है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अंदर हमने, अगर आपको याद हो, बॉयल्स लॉ में हमने कहा था कि हम किसके दरमियान रिलेशन देख रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। और अगर प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान हम रिलेशनशिप देख रहे हैं तो टेम्परेचर और मास ऑफ द गैस को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो याद रखिएगा जो बॉयल्स लॉ का ग्राफ है हमारे पास वो एक कर्व है, वो क्या है, लेकिन ये कर्व याद रखिएगा हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से। लेकिन अगर मैं दिस इंप्लाइज दैट इसको करूं P प्रोपोर्शनल टू V इनवर्स, ये मेरी बात समझ रहे हो, कि प्रेशर और दूसरी चीज को मैंने V इनवर्स का मैंने ग्राफ बना दिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, बी केयरफुल। तो चाहे मैं इसको ऐसे कर लूं, यानी यहां से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p के, तो V प्रोपोर्शनल है P इनवर्स के ना, तो मैं V और पूरा 1/p का ग्राफ बनाऊं तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये बात समझ में आ रही है, इसको अच्छी तरह अपनी खोपड़ी में रखना। एक है प्रेशर और वॉल्यूम, एक है प्रेशर इनवर्स और वॉल्यूम का ग्राफ, तो ये चीज पूछ रहा है। तो V और 1/p का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन, तो ऑप्शन इज स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा, उसके बाद नंबर 12 है हमारे पास। नंबर 12 के अंदर साहब कह रहे हैं हमसे कि ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करते हैं ना, जब हम बनाते हैं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाते हैं, तो इसको आप कह लो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट आर मेड, तो जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की वजह से, जैसे कमरे का कोना है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या जेड एक्सिस, तो उसको मैं अगर ओरिजिन मान लूं और वहां से मैं अपना डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं या कोई भी चीज मेजर कर रहा हूं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि फिर मुझे बताइए कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड आपने बनाए ये क्या है, क्या फ्रेम ऑफ एक्सिस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ एक्सिस है। एक्चुअली ये तो बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू है, कंफ्यूज सिर्फ इसलिए करता है कि हम लोग जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाते हैं ना सेकंड ईयर में, तो हम इनर्शियल फ्रेम की बातें ज्यादा कर रहे होते हैं, तो बच्चे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ही होगा फिर जो हमने सुना हुआ है। तो इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ऐसी कोई बात तो उसने कही नहीं है। सो द ऑप्शन इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, याद रहेगी ये बात। अच्छा भाई, नंबर 13 में वो हमसे कह रहा है
कि फोटो इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। किसी मेटल सरफेस से जब इमिट होते हैं तो वो सारे रेस्ट में होते हैं, या सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, सबका मोमेंटम सेम होता है, या उनकी स्पीड 0 से कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यार इसकी थ्योरी में चले जाते हैं। देखो ये मेटल प्लेट थी, जिस मेटल प्लेट के ऊपर हमने अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या किया था, स्ट्राइक करवाया था, ऐसे ही हमने कहा था ना। और उसके नतीजे में इसमें से क्या निकलना शुरू हो गए थे, इलेक्ट्रॉन, जिसे हमने क्या बोला था, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हम अल्ट्रा वायलेट रेज इसके ऊपर स्ट्राइक करवा रहे हैं, क्या इस अल्ट्रा वायलेट रेज की एक फिक्स एनर्जी की वैल्यू है, या इसमें बहुत सारी एनर्जी की वैल्यूज हो सकती हैं? इसमें बहुत सारी एनर्जी की वैल्यू हो सकती है। इस वक्त जिस तरह कमरे में रोशनी है, तो क्या इस जो रोशनी इस कमरे में है उन सब की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी एक ही है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक। वरना अगर इन सब की फ्रीक्वेंसी एक होती तो हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक। तो ये जो अल्ट्रावायलेट है, किसी अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा है, किसी अल्ट्रावायलेट की एनर्जी कम है। जिसकी एनर्जी कम होगी वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ही सकेगा, मजीद आगे मूव नहीं करा सकेगा। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो बाहर निकाल के उसको मूव भी कराएगा, जिसकी और ज्यादा होगी वो और ज्यादा एनर्जी से उसको लेके जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है, जो जवाब इसका बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास हैव स्पीड वेरिंग, स्पीड चेंज हो रही है 0 से एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक। यानी हर एनर्जी की वैल्यू का इलेक्ट्रॉन होगा, रुका हुआ भी होगा, हर स्पीड का इलेक्ट्रॉन होगा। कहने का मतलब ये, रुका हुआ भी होगा, तेज चलता हुआ भी होगा, बहुत तेज चलता हुआ भी होगा। ओके, अच्छा। उसके बाद नंबर 14 के अंदर वो हमसे कह रहे हैं कि when we try to stop a very high photon it loses its identity। किसी फोटोन को रोकते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, मतलब खत्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होता है, कह रहा है टूट जाता है इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। और वो फोटोन दो पार्टिकल बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। तो इसका मतलब ये कि ये पेयर प्रोडक्शन की बात कर रहा है ना आपसे। तो अब आगे सुन लेते हैं, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, पेयर प्रोडक्शन। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन। सो हमारे इसका जो जवाब है वो है पेयर प्रोडक्शन। तो यहां पे बस थ्योरी का सिर्फ पता होना ही जरूरी था। ओके, नंबर 15 कह रहे द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। किसी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है जब हम उसको फेंकते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब फेंकते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वैल्यू बी है, मैग्नेटिक फील्ड को बी लिखते हैं हम। तो कह रहा है कि वो फोर्स मैक्सिमम होगी जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान एंगल हो। यार ये सारी कहानी, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना, चैप्टर नंबर 14 का सबसे पहला फॉर्मूला, F = Q एन V क्रॉस B। ये B मैग्नेटिक फील्ड है, V वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, एंटर हुआ। तो देखो ना, एंगल किसके दरमियान बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की, यही बात उसने लिखी है। और अगर तुम लोग क्रॉस हटाओ तो Q V B क्रॉस हटाते तो क्या आता है, साइन थीटा। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं साइन 0 डिग्री रखता हूं तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, और अगर मैं साइन 90 डिग्री रखता हूं तो पूरा आंसर, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो मैक्सिमम अगर मैंने साइन 0 यानी एंगल 0 रख दिया तो मेरी फोर्स मिनिमम हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने एंगल क्या रख दिया, 90, तो मेरी फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। सो यहां पर ऑप्शन क्या है, 90। क्या ये बात समझ में आ गई आपके, क्लियर है? ओके, नंबर 16 में हमसे वो साहब फरमाते हैं कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द चार्ज। अब अच्छा, अब इधर देख लो, चार्ज के लिए Q = CV। क्या कहते हो तुम लोग भाई, अगर Q की वैल्यू 1 हो, V की वैल्यू 1 हो, तो C की वैल्यू भी क्या होगी, 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही क्या बनता है, 1। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी होगी किसकी, कैपेसिटर की। तो C कैपेसिटेंस नहीं होती, कैपेसिटी यही है। कह रहा है व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, Q भी 1 है हमारे पास, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो राइज किया वो भी 1 वोल्ट है, तो कितना होना चाहिए, इट शुड बी 1। क्लियर? सो द आंसर इज 1, और कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड, 1 फैरेड। ओके, उसके बाद है हमारे पास नंबर 17, इसमें कह रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही कहूंगा कि आपको याद होना चाहिए। और अगर आपने मेरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वीडियोस देखी हो तो मैंने वहां पे बताया है, इस तरीके से मैंने डायरेक्टली आपको रिजल्ट्स बताए हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के, या जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट के। और फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी बातें याद रखने वाली हैं
ये सीधे सीधे रिजल्ट्स हैं जो हमारी किताब में लिखे हुए हैं। ओके, जितनी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, मतलब एक 10 वॉट का बल्ब लगा है, 20 वॉट का बल्ब, 50 वॉट का बल्ब, तो जितनी रोशनी ज्यादा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा, तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं, और वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज आके टकरा रही हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ताल्लुक फोटो इलेक्ट्रॉन की तादाद। तो अब मुझे बताओ क्या इसका जवाब होना चाहिए? तो यह है इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? अच्छा जी, नंबर 18 के अंदर हमसे वो कह रहा है कि आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जहां जिसमें क्या आइसोबैरिक क्या होता है, चलिए ये बताइए। तो आइसोबैरिक हमारे पास नंबर 18, आइसोबैरिक का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर, यही मतलब है ना। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब वो आइसोबैरिक प्रोसेस कह रहा है तो कांस्टेंट क्या होगा ऑप्शन में? प्रेशर। तो जो कांस्टेंट प्रेशर है हमारा ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है नंबर हमारे पास 19, इसके अंदर वो हमसे कह रहा है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस अप टू 10 माइक्रोफेरेड। एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड हो, आर यूजुअली मेड ऑफ अल्टरनेट लेयर। उसको आमतौर पर बनाया जाता है अल्टरनेट लेयर के, नहीं पहले एक लेयर फिर दूसरी लेयर। तो अल्टरनेट लेयर किसकी होगी? एल्यूमिनियम फॉयल की। एंड अब इसमें से कौन सा है? तो देखिए ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये उसने क्या हरकत की है, ये उसने बुक में से पूरी एक लाइन कॉपी करके यहां पेस्ट कर दी है। इसका मतलब ये है कि वो जो टॉपिक उसने रिड्यूस सिलेबस में अगर कैपेसिटर की टाइप्स लिखी हैं तो उनको पढ़ना जरूरी है। अभी इस किस्म के न्यूमेरिकल ना, इसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन के साथ है। तो ये मैं आपको यहां से बता देता हूं। देखिए हमारी बुक में पेज नंबर 73 के ऊपर हेडिंग है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। आप पेज नंबर से, हाँ यही 73 है, हाँ यस 73। इसमें अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर नजर आ रही है हेडिंग, इसमें इस हेडिंग में दूसरे पैराग्राफ पे आ जाएं। इनएक्सपेंसिव कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस अप टू 10 माइक्रोफेरेड आर यूजुअली मेड ऑफ अल्टरनेट लेयर्स ऑफ टिन और एल्यूमिनियम। तो टिन और एल्यूमिनियम की होती है। तो जी एंड वैक्स पेपर ना, वो तो उसे दिया हुआ है ना। तो वो कह रहा है कि किसकी, जो एल्यूमिनियम फॉयल की है और किसकी है, तो वो इस टिन और एल्यूमिनियम के साथ किसकी हो सकती है? एंड वैक्स पेपर। तो हमारा जवाब क्या है? वैक्स पेपर। समझ में आ गया मेरी बात? हाँ, यानी एक अगर टिन या एल्यूमिनियम का होगा तो उसने एल्यूमिनियम तो खुद दे दिया, तो दूसरा कौन सा होगा? वैक्स। तो एल्यूमिनियम वैक्स पेपर या टिन वैक्स पेपर, दोनों में से। तो ये मैं कह रहा हूं ये बुक में से उसने एग्जैक्टली सेम लाइन उठा के छापी हुई है। ओके, समझ आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 20। तो इसका मेरा ख्याल है आपको जवाब समझ में आ गया होगा। नंबर 20 में कह रहा है ए करंट ऑफ 1.6 एम्पियर, आई की वैल्यू मैं लिख लेता हूं 1.6 एम्पियर है मेरे पास। वो एक बैटरी से हम ड्रॉ कर रहे हैं कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। मेरा ख्याल है अगर आप जानते हैं तो 10 मिनट को हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 600 क्या हो गए? सेकंड्स। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो हाउ मच चार्ज फ्लोस, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। ये इसलिए लिखा ताकि फॉर्मूला तुम लोग को याद आ जाए। तो क्यू किसके बराबर होगा? आई मल्टीप्लाई बाय टी। तो अब मुझे बताओ 1.6 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 600 से। तो इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये एक्चुअली हो जाएगा 16 अपॉन 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 16 6 कितना होता है हमारे पास? 16 2 32। तो 32 64 और 64 में 32 डाल लें तो कितना बन गया? 96। तो ये हो जाएगा 96 और साथ में एक 0 भी तो है। तो 960 और 4 के यूनिट क्या होता है? कूलम। तो हम देख लेते कौन सा है, 96 या 960? 960। दिस इज द आंसर। आसान है, समझ आ रही है? नेक्स्ट हमारे पास है 21। तो नंबर 21 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द ईएमएफ अपोजेस द चेंज दैट इंड्यूस ईएमएफ एंड इट इज देयरफॉर नोन एज। अब देखिए मैं जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में जरा स्पीड से अगर आपको बताऊं, एक कॉइल है और उस कॉइल को हमने एक स्विच से लगाया, फिर साथ में एक बैटरी लगा दी, फिर हमने एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया। ये सारा हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन के अंदर पढ़ा हुआ है ना। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इसमें से करंट गुजरता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वही मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ उसने लिंक किया होता है। अगर मैं इस वेरिएबल रेजिस्टर को चेंज करूं तो इस वेरिएबल रजिस्टर को चेंज करने से होता यह है कि ये जो फ्लक्स लिंकेज है ये चेंज होता है। या वीडियो देख लीजिएगा चैप्टर 14 में सारे बताइए। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि रिवर्स डायरेक्शन में इसमें एक और करंट प्रोड्यूस होता है।
तो करंट होगा तो इसका मतलब वोल्टेजेस भी होंगे। तो ये जो वोल्टेजेस या करंट है, ये फ्लो करने वाले करंट से हमेशा क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है ताकि जो फ्लक्स लिंकेज में चेंज आ रहा है उसको क्या कर सके, ओपोज कर सके। इसको हम लोगों ने, अगर आप वहां देखेंगे तो मैंने आपको बताया था, इसका नाम होता है बैक ईएमएफ। दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। ये इसका लगा बंदा एक नाम है। तो अब वो कह रहा है वो फॉरवर्ड ईएमएफ है, बैक ईएमएफ है, कन्वेंशनल ईएमएफ है या मोशनल ईएमएफ है, बैक ईएमएफ है। ये सीधी सी बात है। ओके, नाउ नंबर 22 कह रहा है ट्रांजिस्टर कैन नेवर बी यूज एज एन। कह रहा है ट्रांजिस्टर को किसके तौर पे नहीं यूज, पहले तो ये बताया किसके तौर पे यूज करते हैं, एम्पलीफायर और स्विच। तो ये दो ऑप्शन तो निकाल दें, दो ऑप्शन नहीं है। अब आपने सोचना है रेक्टिफायर या मॉड्यूलेटर के तौर पे। तो मॉड्यूलेटर यानी मॉड्यूलेशन का प्रोसेस जो हमारे पास क्या करा रहा है, रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ट्रांजिस्टर एसी को डीसी में कन्वर्ट, तो रेक्टिफायर हमारा आंसर है। ये वाला काम ट्रांजिस्टर नहीं करता। ये कौन करता है, डायोड। ये काम कौन करता है, डायोड करता है। डायोड इज यूज एज रेक्टिफायर, ठीक है। लेकिन रेडियो सिलेबस में तो डायोड है नहीं, तो पता नहीं बच्चे को याद कैसे आएगा, उसने पढ़ा हो तो उसको याद आएगा ना। बहरहाल द ऑप्शन इज रेक्टिफायर। शुड आई बी कॉन्फिडेंट कि समझ में आ रही है? तो अब है हमारे पास 23 डैश ट्रांसफर एनर्जी। कौन एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर का मतलब है देता भी है लेता भी है। कौन से प्रोसेस के जरिए, हीटिंग एंड कूलिंग। तो हीट एनर्जी, अगर एनर्जी आए या एनर्जी जाए तो या तो गर्म होगा या ठंडा होगा, दोनों में से कोई एक काम तो होना ही है। तो कह रहा है एंड द प्रोसेस ऑफ द मैकेनिकल वर्क, और इस दौरान मैकेनिकल वर्क भी होता है। थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा है। तो क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, या बोथ ए एंड बी है। तो ये दोनों सिस्टम होते हैं, बोथ ए एंड बी, ठीक है। सो द ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। इसके बाद है हमारे पास नंबर 24। कह रहा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक ऑफ द हीट इंजन बिकम इक्वल द एफिशिएंसी। अब आपको याद होगा कि एक थी मेरे पास हॉट बॉडी, एक थी मेरे पास CB स्टैंड फॉर कोल्ड बॉडी। हॉट से कोल्ड की तरफ हीट चल रही है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2। तो इस दौरान दरमियान में अगर हमने हीट इंजन लगाया तो वो हमें क्या करके देता है, वर्क करके देता है। तो हमने एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंट एफिशिएंसी, वो 1 - T2 अपॉन T1 है। तो अगर ये दोनों का डिफरेंस खत्म हो जाए, यानी जो टेम्परेचर T1 का है वही टेम्परेचर किसका हो, T2 का, तो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए तो क्या आपके ख्याल में कोई हीट फ्लो करेगी? और जब कोई हीट फ्लो ही नहीं करेगी तो क्या हीट इंजन कोई वर्क करेगा? तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 0। सो द ऑप्शन इज 0। ओके, नंबर 25 XXV। नंबर 25 में कह रहा है the temperature at which the gases, if they remain in gaseous state, exert zero pressure and have zero volume। तो जीरो वॉल्यूम से पकड़ लें वो कौन सा टेम्परेचर है जब गैस का वॉल्यूम खत्म हो जाए, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो लिखा हुआ है यहां पर, जिसको जीरो केल्विन भी कहते हैं, ठीक है। 1 डिग्री, 1 फ़ारेनहाइट, 1 केल्विन नहीं, 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो। सो 25 का ऑप्शन है हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो। समझ आ गई ये बात, क्लियर है यहां तक? नंबर 26 के अंदर वो कह रहा है गैस इनक्लोज इन ए कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर हमने गैस को बंद कर दिया जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री। तो मैं जरा एक बात बताना चाह रहा हूं, देखें अगर हम इस तरह कंटेनर एक बना लेते हैं और इस कंटेनर में हमने गैस को बंद किया हुआ है, तो ये कंटेनर का मतलब ये है कि ये कोई सिलेंडर नहीं है, कोई वो पिस्टन नहीं लगा हुआ कि जो अप एंड डाउन मूव करेगा, इस तरह एक कंटेनर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, फिक्स होगा। जिस तरह CNG सिलेंडर होता है कार में, उसमें गैस जितनी मर्जी डाल दें वो गुब्बारे की तरह फूल तो नहीं जाता, तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहां पर एक चीज अपने ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो और हमें वो कह रहा है कि जी जब टेम्परेचर 27 है, यानी जब टेम्परेचर है मेरे पास 27 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इंप्लाइज दैट जो उसका प्रेशर है, उस प्रेशर को उसने क्या नाम दिया हुआ है, P का नाम दिया हुआ है। ओके, तो प्रेशर और टेम्परेचर की रिलेशन मैं जानता हूं कि PV किसके बराबर है, NR T के। जनरल गैस इक्वेशन से मैं कर रहा हूं, तो मैं वॉल्यूम को वहां ले जाता हूं, तो NR अपॉन V इंटू T। N नंबर ऑफ मोल है, वो भी कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और वॉल्यूम भी क्या है,
तो ये पूरी चीज हमारे पास किसके बराबर है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। क्या कहते हैं आप लोग? और आप जानते हैं खाली T लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये टेम्परेचर लाजमी तौर पे किस में होना चाहिए? लाजमी तौर पे केल्विन के अंदर होना चाहिए। तो ये कितना बन गया मेरे पास? 300 केल्विन। तो जब 300 केल्विन टेम्परेचर है मेरे पास, बी केयरफुल, तो जब 300 केल्विन है तो प्रेशर मेरे पास कितना है? P। और जब मैंने टेम्परेचर कितना कर दिया? 127 डिग्री सेल्सियस, इसको भी जरा केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना बन गया ये? 400 केल्विन। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तब वो हमें कह रहा है कि बताइए अब प्रेशर क्या होगा। तो इस प्रेशर को मैं क्या कह देता हूं? P डैश। क्या कह देता हूं? तो पहले टेम्परेचर अगर 300 था तो अब टेम्परेचर कितना हो गया? 400। तो कितना इंक्रीज हुआ? यहां से यहां कितना इंक्रीज हुआ? +100। ऐसे कहना चाहिए, तभी ये हुआ ना। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि 100 टेम्परेचर पे प्रेशर क्या बनता है। अगर मैं अपनी इसी इक्वेशन को रखता हूं, यानी जब टेम्परेचर कितना था? 300, यही कहा हुआ ना उसने, तो प्रेशर कितना है मेरे पास? P। देख रहे हो? ये समझ में आ रही मेरी बात? वो कह रहा है जब जो उसने गिवन दिया हुआ है 27 डिग्री यानी 300 केल्विन पे प्रेशर कितना है मेरे पास? P। 300 पे प्रेशर कितना है? तो अगर मैं यहां भी और यहां भी दोनों को 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 1 जा एंड 3 1 जा, तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो 100 पे अब प्रेशर मेरे पास कितना हो गया? P/3 हो गया। सो नाउ अब मेरे पास बिल्कुल सीधी सी बात है कि अब मेरे पास जो नया प्रेशर है वो क्या होगा? 300 पे मेरे पास प्रेशर है P प्लस, और जब मैंने 100 डिग्री रखा तो अब मेरे पास प्रेशर कितना हो जाएगा? P/3। ये बात समझ में आ रही है? 300 पे देखो ना, मैं नया प्रेशर मालूम करना चाहता हूं, तो मेरे पास प्रेशर है एट 300 के प्लस एट 100 के। तो 300 के और 100 के कितना हो जाएगा? 400। चूंकि वो ये कह रहा है ना 400 पे मुझे क्या बताओ? प्रेशर बताओ। तो 300 पे प्रेशर कितना है मेरे पास? 300 पे प्रेशर कितना है? P। और 100 पे प्रेशर कितना निकाला मैंने? P/3। समझ आई अब बात की? तो इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया? 3 1 जा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3P प्लस P, तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 P/3। दिस विल बी योर आंसर। सो इसका ऑप्शन है नंबर 1, 4P/3। सॉरी, ये समझ आ गई बात की? ये इसमें जरा कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी इस वाले एमसीक्यू के अंदर। तो 27 के अंदर वो हमसे कह रहा है कि जो एवरेज एनर्जी रिलीज हो रही है पर फिजन ऑफ यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 टूट रहा है। फिजन का मतलब है वो क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? अब आप बुक में जहां पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन लिखा हुआ है वहां पे अगर आप यूरेनियम देखेंगे तो यूरेनियम 235 लिखा हुआ है, लेकिन आप वैल्यू ढूंढते रह जाएंगे, वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। ये मेरी बात समझ में आई? तो ये मैं आपको बताता हूं ये उसने कहां से वैल्यू उठा के लिखी है। उसके बाद जो हमारे पास फिजन है, फिजन के बाद हमारे पास हेडिंग है फ्यूजन की, ठीक है, पेज नंबर 320 पर बात कर रहा हूं। और फ्यूजन के बाद हमारे पास हेडिंग है न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, फिर कूलेंट है। तो इसी तरह पेज नंबर 326 पर आ जाएं, 326, और उसमें देखें एक इक्वेशन आपको लिखी हुई नजर आ रही है सबसे ऊपर, ठीक है ना? न्यूट्रॉन है और हमारे पास पोलोनियम है। इसमें इसके नीचे जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ की अगर आप नीचे लाइंस में पढ़ेंगे, तीसरी या चौथी ऊपर लाइन से कह रहा है वी आर एबल टू ब्रीड ए फिजिबल न्यूक्लियस, जो पोलोनियम 239 है, विच कैन बी यूज इन ए रिएक्टर टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम एनर्जी एज इज अवेलेबल फ्रॉम द फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235। कह रहा है ये उतनी एनर्जी देता है जितनी यूरेनियम 235 देता है। तो कितनी देता है? ऊपर इक्वेशन में देखें क्या लिखी है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहां पे। अब आपको समझ में आया कहां से उसने दी है? तो जो फिजन की हेडिंग है हमारी किताब में वहां से नहीं दी, फिजन के बारे में जो आगे एक डिस्कशन आ गई वहां से उठा के वैल्यू दे दी उसने। तो ये हमारे पास है, इसका आंसर है हमारे पास 200। मैं मुतमईन रहूं समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 28, जिसमें वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड।
किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं तो हम इस कहानी को वहां ले जाते हैं कि जब न्यूक्लियस बना होगा, तो ये जब न्यूक्लियस बनता है तो एक्चुअली उस वक्त जो एनर्जी उसको चाहिए होती है अपने पार्टिकल को जोड़ के रखने के लिए, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन फिर और प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियस को अपने पार्टिकल को जोड़ के रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन सी एनर्जी कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी। तो जब टूटेगा तो वही एनर्जी वापस कर देगा। ये मेरी बात समझ में आ गई है? सो इस सवाल का जवाब है बाइंडिंग एनर्जी। ये डायरेक्टली थ्योरी का क्वेश्चन है हमारा। सो बीई करके लिख रहा हूं, हम शॉर्ट फॉर्म में बाइंडिंग एनर्जी को बीई लिखते हैं। ओके 29 द सन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी गेट्स इट्स एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ। सूरज अपनी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है? सूरज या स्टार अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिस प्रोसेस से उसे हम कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं? तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं, जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो आपस में मिल जाते हैं। तो जब लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं और हैवी न्यूक्लियस बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो स्टार या सूरज अपनी रोशनी या अपनी एनर्जी जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो इस सवाल का जवाब है हमारे पास फ्यूजन। क्लियर है? अच्छा भाई, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू, उसमें वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, बोहर की थ्योरी हाइड्रोजन एटम के लिए, टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग द nth स्टेशनरी ऑर्बिट इज, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? nth ऑर्बिट की जो एनर्जी का फॉर्मूला है, अगर हम सिर्फ उस फॉर्मूले को ही देख लें, नंबर 30 है हमारे पास, तो वो फॉर्मूला हमने nth ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 अपॉन n स्क्वायर और यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी और n का आपस में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। वेरी गुड। तो यहां पर क्या जवाब होना चाहिए? प्रोपोर्शनल टू n? नो। प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पर n स्क्वायर है, तो अगला ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ओके, सो इसका जवाब है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। उसके बाद नंबर 31 है हमारे पास। नंबर 31 में वो हमसे कह रहा है एक्सरेज आर द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये तो हम चैप्टर 16 में पढ़ के आए कि जो एक्सरेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ताल्लुक रखती हैं। कह रहा है उनकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है। अगर स्पेक्ट्रम याद हो तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे समझाया था कि ये है हमारे पास कौन सी लाइट? विजिबल लाइट। और फ्रीक्वेंसी या कह लो फ्रीक्वेंसी या कह लो क्या? एनर्जी ऊपर की तरफ जाते हुए क्या हो रही है? इंक्रीज। तो विजिबल लाइट में जो सबसे ज्यादा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी की लाइट नजर आती है उसका रंग क्या होता है? वायलेट। तो वायलेट से ऊपर क्या होता है हमारे पास? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट से ऊपर हमारे पास क्या होता है? एक्स रेज। तो अगर एक्स रेज की बात कर रहा है तो मुझे बताइए इसकी फ्रीक्वेंसीज अल्ट्रा वायलेट से क्या होगी? ज्यादा। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है किससे ज्यादा है? विजिबल रेडिएशन से? नहीं भाई, विजिबल तो ये रही, विजिबल से ज्यादा तो है, लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं। इंफ्रारेड। विजिबल में, विजिबल से नीचे हमारे पास होता है इंफ्रारेड। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अल्ट्रावायलेट से ज्यादा होती है? यस। और दूसरा लिखा है गैमा रेडिएशन। तो एक्सरे से ऊपर क्या होती है? गैमा। गैमा से तो कम है लेकिन अल्ट्रावायलेट से क्या है? ज्यादा है। तो ऑप्शन इसका सुटेबल जो जवाब है वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट से ज्यादा है। मैं मुतमईन रहूं ये बातें समझ में आ गई आपकी? इंफ्रारेड, यस, IR। अच्छा जी, नंबर 32 में कह रहा है द टर्मिनल वोल्टेजेस ऑफ द बैटरी इज ऑब्जर्व टू फॉल व्हेन द बैटरी सप्लाइज अ करंट टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो EMF का जो हमारे पास थ्योरी है, अगर आपको याद हो तो हमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ था, इस पे वीडियो मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टर कहलाता है और फिर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ? एक अदद बैटरी के साथ, जिसके EMF को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? E से। तो बैटरी के अंदर हमने कहा था एक छोटा सा रेजिस्टर लगा होता है जिसको स्मॉल r लिखा था, इंटरनल रेजिस्टर का नाम दिया था। और हमने कहा था ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये कंट्रोल करता है कि कितना करंट गुजरेगा सर्किट में से। कौन कंट्रोल करता है? स्मॉल r कंट्रोल करता है। बी केयरफुल। और इसलिए स्मॉल r को जब हम करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हमने कहा था लॉस वोल्टेजेस। वो उस पूरी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहां पे वो कह रहा है कि जो टर्मिनल वोल्टेजेस हैं बैटरी के, वो कम हो जाते हैं। ये तो टर्मिनल वोल्टेजेस क्या होते हैं? ये EMF है, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस मिलेंगे वो कौन से वोल्टेजेस कहलाएंगे? टर्मिनल वोल्टेजेस। एक्सटर्नल रेजिस्टर कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई पंखा भी हो सकता है। तो बैटरी के साथ जिस चीज को आपने कनेक्ट किया हुआ है
उसे कहते हैं लोड। तो लोड पर जो वोल्टेजेस होते हैं उन वोल्टेजेस को कौन से वोल्टेजेस कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेजेस। तो टर्मिनल वोल्टेजेस वो कह रहा है कि कम होंगे, किस वजह से कम होंगे? जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो करंट को ज्यादा ड्रॉप करेगा। तो अब इसने जो आगे जवाबात लिखे हैं वो उस अंग्रेजी में कोई मसला है, तो वो ये कह रहा है कि फॉल करेगा व्हेन द बैटरी सप्लाइज ए करंट, जब बैटरी सप्लाई करेगी करंट किसको? इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो बैटरी के ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा है, बैटरी ईएमएफ एंड द करंट एंड द बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, और कह रहा है करंट एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जाहिर सी बात है करंट एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो जो करंट है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और हमारे पास क्या है, यानी करंट पर डिपेंड करेगा नंबर एक, और दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टर पे डिपेंड करेगा। ओके, देखो अगर आपने बैटरी के साथ एक ऐसा बल्ब लगा दिया, ये एक ऐसी चीज लगा दी जो बहुत ज्यादा वोल्टेज तो नहीं कहना चाहिए, बहुत ज्यादा करंट डिमांड करती है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? हमारे पास जितनी चीजें हैं इस कमरे में वो सब 220 वोल्ट से चल रही हैं। अभी एसी की बात आ गई, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। लेकिन कुछ चीजें करंट कम इस्तेमाल करती हैं और कुछ जो ज्यादा इस्तेमाल, मतलब अगर एसी लगाओ इस कमरे में तो वो करंट ज्यादा इस्तेमाल करेगा, पंखा ज्यादा इस्तेमाल करेगा, एसी ज्यादा इस्तेमाल करेगा। तो कुछ चीजें करंट की डिमांड क्या करती है? ज्यादा, कि मुझे ज्यादा करंट दो, और अगर उतना करंट हम उसको सप्लाई ना करें तो जो वोल्टेजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ड्रॉप हो जाते हैं। क्योंकि उसको जब करंट नहीं मिल रहा तो वो वोल्टेजेस जो है ना, जब रिक्वायर्ड करंट नहीं आता तो वोल्टेजेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? कम, कि अब जितना करंट है उस हिसाब से वोल्टेजेस। तो ये उस डिवाइस के लिए खतरनाक काम होता है। ओके, सो करंट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज द आंसर। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नंबर 33। इसमें फरमाते हैं स्फेरिकल शेप चार्ज रबड़ बैलून। तो अगर हम गॉसेस लॉ को याद करें तो जो स्फेरिकल शेप था, स्फेयर था, उस स्फेयर के ऊपर हमने चार्ज दिया था, जो केस 1 था हमारे पास। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक स्फेयर के ऊपर चार्ज आप डाल दें तो उस स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? हमेशा 0। जहां मैंने समझाने की कोशिश की थी कि अगर मैं सर्दियों में मूव कर रहा हूं, मोटरसाइकिल चला रहा हूं, तो मेरे जिस्म के ऊपर चार्ज आता है, मेरे जिस्म के अंदर चार्ज नहीं आता। तो हमेशा बॉडीज के ऊपर चार्ज आता है, उनके अंदर चार्ज नहीं आता। तो कह रहे स्फेरिकल शेप रबड़ का बैलून है, उसके ऊपर चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया हमने। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर कितनी होगी? कितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? 0। सो द ऑप्शन इज 0। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हमारे पास है 34। तो नंबर 34 में वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड कैरिंग ए करंट, और उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन है और उस सोलिनॉइड में से करंट गुजर रहा है। तो मुझे बताइए कि फोर्स कितनी, आगे उसको लिखना चाहिए था फोर्स के बारे में, क्योंकि नीचे ऑप्शन सारे फोर्स से रिलेटेड हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इस तरीके से हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है हमारे पास? सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, राइट? और यही सोलिनॉइड का क्या है हमारे पास? एक्सिस। सो ये है डायरेक्शन किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। और ये रहा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो कि ऐसे ही मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है? क्यों, क्या कहते हो? तो एक चार्ज पार्टिकल किस में मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फॉर्मूला क्या होता है? याद है, एक और एमसीक्यू में भी हमने ये देखा था। तो अब जरा मुझे बताओ, क्यू वी बी क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी के जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वही डायरेक्शन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की। दोनों क्या है? पैरेलल। तो साइन कितना होगा? एंगल 0। और साइन 0 का मतलब है पूरा जवाब कितना हो जाता है? याद है, साइन 0 का मतलब है 0। तो साइन यानी क्यू वी बी और साइन 0 का मतलब पूरा जवाब क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन क्या है? नो फोर्स एक्ट्स। जब कुछ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो कितनी फोर्स लगती है? कोई फोर्स नहीं लगती, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास कितना हो जाता है? 0। और अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर ये डायरेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड की और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा हो वेलोसिटी से, चार्ज पार्टिकल q, तो अब दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90। अब कितनी फोर्स लगेगी? तो तुम लिखोगे क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 का जवाब कितना होता है? 1 होता है। तो हम इसे कहते हैं कि मैक्सिमम फोर्स लगेगी। ठीक है, ये बातें याद रखने की हैं। एक्स 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 वी। अच्छा, नंबर 35 में कह रहा है द पिक्चर ऑन द टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड। अगर आप किसी मैग्नेट को
टीवी की स्क्रीन, कौन सा टीवी? ये जो एलईडी वाले की बात नहीं कर रहे हम, ये बात कर रहे हैं जो आपके अम्मा अब्बा के जहेज वाला था, ठीक है ना, वो जिसको हम कहते हैं सीआरटी, यस, कैथोड रे ट्यूब वाला, पुराना जो पीछे से ऐसे लंबा सा होता था और आगे स्क्रीन होती थी, उसकी बात कर रहे हैं जी, डब्बे वाला। तो ये वो टीवी है। तो तुम लोग चूंकि आज की नस्ल के लोग हो तो ये ना हो कि तुम बोलो कि ये क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो हमारी समझ से बालातर है। हाँ, तो ये हम बात कर रहे हैं सीआरटी। तो इसने खाली टीवी लिख दिया है, तो टीवी का मतलब है सीआरटी वाला टीवी। उसमें होती थी इलेक्ट्रॉन गन, और उस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते थे। स्क्रीन जो होती थी वो फ्लोरेसेंट होती थी, उस पर इलेक्ट्रॉन टकराता था और वो ग्लो करता था तो स्क्रीन बनती थी। तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों जाके सीधा टकरा रहा है, कभी इधर टकरा रहा है, इधर टकरा रहा है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में? इसलिए कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो अपने रास्ते से क्या हो जाता है, हट जाता है। जब वो अपने रास्ते से हटता है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते थे टीवी में, वो चार्ज पार्टिकल को बताता है तुमने इधर जाना है, तुमने इधर जाना है, तुमने ऊपर जाना है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब उस मैग्नेटिक, अब तुम एक मैग्नेट को टीवी के करीब ले गए, तो एक तो टीवी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और एक तुम अपना मैग्नेट ले गए, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करती है, डिस्टर्ब। तो वो चार्ज पार्टिकल की समझ में नहीं आता था इधर लगे इधर लगे, तो स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर थी वो डिस्टॉर्टेड हो जाती थी। डिस्टॉर्ट समझते ना, मतलब खराब सी हो जाती थी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ऐसा क्यों होता था? द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट नहीं होते, नहीं होते हैं डिफ्लेक्ट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। यस, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप इन द इलेक्ट्रॉन गन। कोई स्टॉप नहीं हो रहे भाईजान, क्योंकि तभी तो स्क्रीन बन रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं। द मैग्नेटिक फील्ड विल डिस्ट्रॉय द कोटिंग ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन की कोटिंग को खत्म करता है? नहीं, कोटिंग तो अंदर की तरफ से लगी हुई थी, कोई कोटिंग नहीं खत्म होती। तो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रॉन की बीम डिफ्लेक्ट होती है किस वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो तुम ले गए हो। क्लियर? ओके, तो इसका जवाब इतना बड़ा सा मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज हमारे पास कौन सा है, 36, द पार्ट along which a unit positive charge move in electric field। मुझे बताओ, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के सामने ये Q है और इसके सामने हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0। तो हम यूं करके कुछ लाइंस बनाते हैं, याद है? ये लाइंस क्या हैं? इन्हें हम कहते थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैथमेटिकली दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट थ्योरेटिकली वी से दिस इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये बताती है कि चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली बताती है कि चार्ज पार्टिकल हमेशा कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओके, ये बात समझ में आ रही है? अगर तुम मुझ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो मैं ऐसे ही जाऊंगा। अगर आप मुझ पे ऐसी फोर्स लगाएं जो कर्व हो रही है तो फिर मैं कर्व में मूव करूंगा। तो वो कह रहा है कि कौन से, अब इसका जवाब दो। द पाथ अलोंग विच ए पॉजिटिव चार्ज मूव, जिस पाथ पे मूव करता है वो कौन सा होता है? डायरेक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज की डायरेक्शन। ये क्या बात है? पाथ ऑफ चार्ज, चार्ज का पाथ नहीं जी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यस। फिर कह रहा है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। भाई जब चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक लाइन का कहां से जिक्र आ गया? तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास x 37 पे ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है यार? ये आपको याद करनी पड़ेगी। और ये अगर हम अपने बुक के तो पेज नंबर 83 पर आखिरी नीचे से जो है वो चौथी लाइन में आ जाएं, पांचवी लाइन में तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जिक्र है, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? बस ऑप्शन तुम्हें पता चल गया। तो इसका ऑप्शन है 0.01 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही है? आसान है। तो कुछ रीडिंग से ताल्लुक है। हाँ भाई, नेक्स्ट है हमारे पास x एंड 38। तो मुझे बताओ, वो कह रहा है द चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बताओ, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। परपेंडिकुलर का मतलब एक चार्ज पार्टिकल q यूं परपेंडिकुलर वेलोसिटी v से जा रहा है, परपेंडिकुलर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितनी लगती है बताओ? मैक्सिमम फोर्स लगेगी ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी इसकी। सो द आंसर इज मैक्सिमम फोर्स। ओके, आप देख रहे हैं एक ही टॉपिक के और भी पीछे भी एमसीक्यू आए हुए थे इसके, मैक्सिमम फोर्स। अच्छा जनाब, इसके बाद है हमारे पास x 1x बॉयल्स लॉ। जब हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो बॉयल्स लॉ के दौरान, बॉयल्स और रिलेशन किसके दरमियान है? प्रेशर और वॉल्यूम के।
तो उस दौरान टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। प्रेशर क्या रहता है? अरे यार मैं उल्टा बोल गया, सॉरी। बॉयल्स लॉ इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? जब हमने गैस लॉस पढ़े थे तो हमने कहा था किसी भी गैस में कितनी चीज होती है? 4, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और उसका मास जिसको मोल में लेते हैं। तो अगर हम किसी दो के दरमियान रिलेशन की बात कर रहे हैं तो बाकी दो को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो अगर बॉयल्स में प्रेशर और वॉल्यूम है तो टेम्परेचर और मास का क्या करूं? कांस्टेंट रखूंगा। तो बॉयल्स लॉ में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इस सवाल का जवाब है हमारे पास आइसोथर्मल। ये समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? अच्छा जनाब, उसके बाद हमारे पास क्या है? नंबर 40 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड ए प्रोटॉन इनडेफिनेटली इफ इट्स पाथ। तो अगर आप बोहर का पहला पोस्टुलेट की बात करें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास क्या थे? ऑर्बिट या शेल्स थे। तो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में होगा वो हमारे पास सर्कल तो होंगे, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने कहा था उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? एन एच कट। मतलब एंगुलर मोमेंटम हो सकता है 1 एच कट, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है 2 एच कट, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है 3 एच कट। मेरी बात समझ आ रही है? 1.3 एच कट नहीं हो सकता। क्या 1.3 एच कट का कोई सर्कल होगा? यस, सर्कल होगा, लेकिन उस सर्कल पे कोई इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता उस सर्कल में। ये मेरी बात समझे? जिस तरीके से समझ लो कि अब ये कोविड है ना, तो हमने एक बेंच पे बच्चा बिठाया और दरमियान वाली बेंच के ऊपर हमने एक रेड टेप लगा दी, यहां नहीं बैठ सकता भाई बंदा, इसके बाद अभी यहां पे बैठेगा। तो चेयर तो है लेकिन उसमें बंदा बैठ नहीं सकता। तो उसने कहा कि ये पॉइंट्स में जो लगे हुए हैं, जो एन की वैल्यू अगर पॉइंट्स में आ गई तो ये वाला ऑर्बिट तो होता है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ऑर्बिट की कुछ अलाउ वैल्यूज होती हैं। तो अब मुझे बताओ, कह रहा है परफेक्ट सर्कल ऑफ एनी रेडियस। परफेक्ट सर्कल तो होगा, एनी कोई भी रेडियस हो सकता है। नो, देखो ना ये रेडियस है ना, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। कह रहा है सर्कल ऑफ कांस्टेंट डिक्रीजिंग रेडियस, एक सर्कल जिसका रेडियस मुसलसल कम हो रहा हो। यही बात तो बोहर ने कही थी कि नहीं हो सकती कि रेडियस मुसलसल कम हो रहा हो, नहीं, रेडियस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ए सर्कल ऑफ एन अलाउड रेडियस, सर्कल तो होगा लेकिन वो सर्कल का जो रेडियस है वो अलाउड वैल्यू में होगा, यानी ये कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी कि इस सर्कल में हो सकता है और इस सर्कल में नहीं हो सकता। तो दिस इज द ऑप्शन, ए सर्कल ऑफ एन अलाउड रेडियस। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि बोहर की थ्योरी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं, वहां मैंने तफसीली डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है? ओके, नंबर 41 एक्सएलआई, किसी गाड़ी का नाम लग रहा है ये। अच्छा, अब ये एक्सएलआई के अंदर जो वो कह रहा है गेगर म्यूलर काउंटर कॉन्टेन। गेगर म्यूलर काउंटर जो है वो एक डिवाइस है, उसके अंदर हमने मिक्सचर ऑफ गैस रखी होती है। तो वो जो मिक्सचर ऑफ गैस है उसमें कौन कौन सी गैस है? यार इसका ताल्लुक फिर आपकी स्टडी के साथ है, क्योंकि गेगर म्यूलर काउंटर में कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। तो पेज नंबर 337, पेज नंबर 337 के अंदर उसने लिखा हुआ है, गेगर म्यूलर काउंटर की हेडिंग है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9वीं लाइन है उसमें लिखा है द सील ट्यूब यूजुअली कंटेन ए स्पेशल मिक्सचर, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? एयर, ऑर्गन, अल्कोहल। तो अब वो कह रहा है कि गेगर म्यूलर काउंटर में क्या होता है? एयर तो नहीं लिखा, आर्गन, अल्कोहल एक ऑप्शन, दूसरा अल्कोहल ओनली, तीसरा आयंस, चौथा सुपर कूल्ड वाटर वेपर। तो क्या होगा? आर्गन एंड अल्कोहल। समझ आ रही है? थ्योरी में लिखा लिखा सीधी सी बात है जो मैंने पढ़ दी आपको। तो ऑप्शन इज आर्गन एंड अल्कोहल। उसके बाद है हमारे पास लास्ट XLII। इसके अंदर वो हमें कह रहा है रियल गैसेस ओबे जनरल गैस इक्वेशन। याद रखिएगा, जितनी भी रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस को या जनरल गैस इक्वेशन, जाहिर सी बात है हमने आइडियल गैस के लिए बनाई है, उसको ओबे करती हैं लो डेंसिटी पे। किस पे? लो डेंसिटी पे। अब यहां डेंसिटी नहीं है, लेकिन डेंसिटी कब लो हो सकती है? जब हम उसका प्रेशर कम करें और टेम्परेचर ज्यादा करें। प्रेशर कम करें, मैंने डेंसिटी आपको इसलिए बताया कि यह भी ऑप्शन आ सकता है, एट हाई डेंसिटी, एट लो डेंसिटी, या एट एनी डेंसिटी। तो लो डेंसिटी, तो लो डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि प्रेशर आपने क्या करना है? कम, और टेम्परेचर आपने क्या करना है? ज्यादा। यह मैंने वहां पर डिस्कस किया हुआ था। सो द ऑप्शन इज लो प्रेशर
एंड हाई टेम्परेचर, एंड दैट्स इट। अगर अब मैं जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं बात कर लेता हूं। इफ यू फील कि किसी जगह पे, किसी एमसीक्यू में या किसी थ्योरेटिकल जगह पर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।